नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ उत्तराखंड में कब रुकेगा पलायन। जी हां, उत्तराखंड 20 साल का हो चुका है और जब से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, अपने कई मुद्दे थे, अपनी कई कहानियां थी, अपने कई दावे और वादे थे। उसको लेकर जब उत्तराखंड अस्तित्व में आया और लेकिन उसके बाद एक के बाद एक सरकार बदली, एक के बाद एक सरकार को उत्तराखंड ने देखा है, उत्तराखंड की जनता ने देखा है। लेकिन उत्तराखंड की जनता को लेकर सरकारों ने क्या क्या कदम उठाए वो आप और हम सब के सामने है। पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है उत्तराखंड में। पहाड़ी इलाकों से गांव के गांव खाली हो चुके हैं। सरकार बड़े बड़े दावे करती है पलायन को रोकने को लेकर, पहाड़ों पर रोजगार को लेकर, विकास को लेकर, लेकिन हकीकत तब सब सामने आ जाती है जब गांव के गांव खाली हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण विकास, रोजगार, मूलभूत सुविधाएं ना होना, यही सबसे बड़ा कारण रहा है। सवाल यह भी उठता है और पूछता है उत्तराखंड सरकारों से कि 20 साल का उत्तराखंड हो चुका है, तो क्या कुछ खास किया गया उत्तराखंड की जनता के लिए, पहाड़ी इलाकों के लिए, पहाड़ों में बसे उन गांवों के लिए, वहां की जनता के लिए? बड़े पैमाने पर वहां के युवा अपने रोजगार की तलाश में, पढ़ाई के जो है शिक्षा को हासिल करने के लिए दूसरे प्रांतों का लगातार रुख करते रहे हैं। एक के बाद एक सरकार बदली, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के हालात नहीं बदले हैं। इसी पर आज विस्तार से हम बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दें। मेरे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुजाता पॉल जुड़ रहे हैं। सुजाता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बीएसपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ विजय सिंह पाल भी जुड़ रहे हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे मेरे साथ मनोज द्विवेदी भी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मनोज जी मेरा आप ही से है। 20 साल का उत्तराखंड हो चुका है, लगातार पलायन हो रहा है, बड़ी समस्या उत्तराखंड में पलायन की रही है, कैसे देखते हैं सर आप? अगर मैं अपने मुझ से बात करूंगा तो आज 19 साल पहले उत्तराखंड जब बना था और उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारें आई और दोनों सरकारों की जो सोच रही है वो ये सोच बना के बैठ गए कि गांव डेवलप किए ही नहीं जा सकते हैं। उन्होंने सिर्फ शहरों पर जो भी फोकस किया, उन दोनों सरकारों का फोकस रहा वो शहरों पे रहा और उसकी परिणति ये हुई है, अगर मैं आपको बताऊं, पिछले 19 सालों में 60% पहाड़ी आदमी अपने घरों से पलायन कर चुका है, जिनकी संख्या लगभग 35 लाख है। और लगभग 1700 गांव घोस्ट विलेज, मतलब ये सरकार की रिपोर्ट है, 1700 गांव घोस्ट विलेज साबित हो चुके हैं, उनको घोषित किया जा चुका है। वहां पे लोग रहते ही नहीं है, वो गांव बिल्कुल आबादी विहीन है। तो सरकार जब तक अपनी सोच को नहीं बदलेगी और जब तक ईमानदारी से काम नहीं होगा पहाड़ के आदमी के लिए, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, अगर आपके पास समय है तो मैं आपको कुछ चीजें उनमें से बताऊंगा कि पहाड़ में पोल्ट्री उद्योग एक छोटा सा, मतलब यह कि अगर आप छोटे छोटे गांव हैं वहां पे पोल्ट्री उद्योग को बढ़ावा दें, उस प्रोडक्ट की कनेक्टिविटी सीधा मंडियों से करें। अगर आप अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक कर लेते हैं और वो उनका जो प्रोडक्ट है इमीडिएट अगर बाजारों में पहुंच सकता है, तो मैं नहीं समझता कोई युवा अपने माँ बाप को, अपने गांव की मिट्टी को छोड़ के और शहर के लिए पलायन करेगा। तो सरकारों की कभी ऐसी सोच नहीं रही। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं जो गांव में किए जा सकते हैं। कुटीर उद्योग है, बुरांश का जूस, मैं कह रहा हूं बुरांश का जूस इतना हमारे देश में ही नहीं, मतलब विदेशों में इसकी बड़ी अच्छी मांग है, लेकिन वो ये है कि वो अगर पहाड़ी आदमी उसको बनाता है फूल चुक्के और उसको बाजार नहीं मिलता, तो सरकार की कभी मतलब सोच नहीं रही। उत्तराखंड इसलिए बना था कि ठीक है उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, सरकार लखनऊ में बैठ के नहीं उन पे ध्यान दे पा रही है, तो हमने उत्तराखंड की डिमांड की, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने बलिदान दिए, उत्तराखंड हासिल हुआ, लेकिन हालात जस के तस रहे। बिल्कुल मनोज जी, यही बड़ा अहम सवाल है कि हालात जस के तस बने हुए हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विजय सिंह पाल जी, आपने उत्तराखंड को बड़ी बारीकी से, बड़े करीब से देखा है। 20 साल का उत्तराखंड हो चुका है। जिन मुद्दों के सहारे और जिन मांगों के सहारे उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, कितना बदला है सर 20 सालों में? यही बिलाल जी, मैं सहमत हूँ भाई मनोज के विचारों से कि जिस समय आंदोलन चल रहा था, आप याद कीजिए उस समय
जिस समय देहरादून हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे पहाड़ के कोई भी क्षेत्र हो, बढ़ चढ़ करके उत्तराखंड वासियों ने आंदोलन में हिस्सा लिया था कि हमें अलग से उत्तराखंड चाहिए, हमें अलग से उत्तराखंड चाहिए। बड़ी सपने थे उनके, और वो सपने इस दृष्टि को लेकर के थे कि भाई प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ में इतनी दूर आते आते हमारा विकास की जो योजनाएं हैं वो छीन हो जाती हैं, और हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका हल नहीं कर पा रहा है। तो उन सपनों को लेकर के उत्तराखंड का निर्माण हुआ, और उसके बाद आज 20 साल हो चुके हैं। इन 20 सालों में अलट पलट की सरकार है, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो। ये दोनों लोग योजनाएं बनाने में बहुत माहिर हैं, लोगों को भरमाने में बहुत माहिर हैं, माफियाओं को फायदा पहुंचाने में बहुत माहिर हैं, लेकिन धरातल पे क्या वस्तुस्थिति है ये आप और मुझसे किसी से भी छुपा नहीं है। आज हमारे जो उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे वो मैदानी क्षेत्रों में रहे हों और चाहे पर्वतीय क्षेत्रों में रहे हों, दोनों ही क्षेत्र विकास की दौड़ में कितने पिछड़ चुके हैं ये हमारे सामने आंकड़े बताते हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने शपथ ली थी 2016 में इस कार्यकाल के लिए, तो उन्होंने बड़ी तेजी से 3 घोषणाएं की। पहली घोषणा की थी कि ये सरकार हमारी जीरो टॉलरेंस वाली सरकार होगी। दूसरी घोषणा ये की थी कि उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर गुड गवर्नेंस देंगे, गुड गवर्नेंस। और तीसरी उनकी यही थी कि हम पलायन की दृष्टि से उन्होंने एक आयोग बनाया था, आपको याद होगा। तो इन्होंने एक पलायन आयोग अलग से बनाया है, और आपको जान करके बड़ा खेद होगा कि जरा एक भी रिकमेंडेशन पॉजिटिव सरकार को प्राप्त हुई है उस पलायन आयोग से, और अगर वो रिकमेंडेशन प्राप्त हुई है तो उसके ऊपर क्या वस्तुस्थिति आई है, कि धरातल पर क्या काम हुआ है। जिस साल सरकार के कार्यकाल के 4 साल निकल चुके हों, और पलायन आयोग वो कौन से कहां पर दफ्तर बना के बैठा है, कौन से ग्रह पे उपस्थित है, ये ना तो उत्तराखंड वासियों को पता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल जो है बड़ी खास बात आपने कही है विजय सिंह बाल जी, क्योंकि पलायन आयोग जिस तरीके से बनाया गया था कि पलायन को रोकने को लेकर जो है तत्परता दिखाई जाएगी और पलायन को रोका जाएगा, लेकिन रुका नहीं है जी। सुजाता जी, आप भी सत्ता में रही हैं, आपकी सरकार सत्ता में रही है, पलायन 20 सालों में लगातार होता रहा है, ये कब रुकेगा और किस तरह से सरकारों को और अच्छे और बेहतर कदम उठाने होंगे, क्योंकि गांव के गांव खाली होते हुए जा रहे हैं। सुजाता जी, देखिए, मैं सबसे पहले उत्तराखंड पलायन आयोग के वेबसाइट के बारे में आपको बता दूं। उसी से पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमारे लोगों के पलायन को रोकने की कोशिश कर रही है या नहीं। अगर आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री जी का चेहरा दिखेगा, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो कब से चुनाव लड़े। मतलब विकिपीडिया का जो काम है वो आप उत्तराखंड पलायन आयोग में देखते हैं। इसका मतलब है कि पलायन के प्रति हमारी जो सरकार है मौजूदा, ये बिल्कुल सीरियस नहीं है। वे नहीं चाहते कि वे लोगों को रोके। किस प्रकार से जिस वक्त रिवर्स पलायन हुआ था कोरोना काल में, तो ये उम्मीद जगी थी कि हम लोगों को रोक पाएंगे, परंतु आप जानते हैं अगर नवंबर की ही रिपोर्ट को देख ले तो ये बताया जा रहा था कि उसमें से अधिकांश लोग जो है वो वापस चले गए हैं, और नवंबर से अब तक जनवरी हो गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग वापस चले गए। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की मौजूदा सरकार की, तो आप देखिए कि किस प्रकार से कर्मकार बोर्ड, जहां से लोगों का फायदा होना चाहिए था, एक वेलफेयर। मैडम, ये सवाल मेरा आपसे भी है, आप भी सरकार में रहे हैं उत्तराखंड में, 20 साल की बात करो, मैं आज और कल की बात तो नहीं है मैडम, 20 साल का उत्तराखंड हो चुका है। जिन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड अलग हुआ था, कितना काम हुआ है, ये बड़ा अहम सवाल है। मैं बता रही हूँ आपको, बता रही हूँ। देखिए, हमारी जब सरकार थी, और मैं बहुत पीछे भी नहीं जाऊंगी, लोगों को रोकने का काम निरंतर करने की आवश्यकता है,
हमने भी किया। और इसी तहत अगर आप देखें कि वो वाली सरकार जो ज्यादा समय तक नहीं रही, जिसको भारतीय जनता पार्टी की के जो लोग हैं वो किस प्रकार से उसे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती रही, हरीश रावत की सरकार में यदि आपको याद होगा तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने की बात करी थी। 2017 के हमारे मैनिफेस्टो में ये बिल्कुल साफ कहा था कि हम महिला सशक्तिकरण की तरफ काम करेंगे ताकि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। इंदिरा अम्मा भोजनालय हो या महिला मंगल दल हो, हमने ये दोनों चीजें बनाई थी केवल और केवल इसलिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। रोजगार के लिए ही तो लोग पलायन करते हैं। अगर हम लोगों को रोक मैडम, योजनाओं को तो बनाया जाता है और धरातल पर कितना असर उनका हो रहा है, ये बड़ा अहम सवाल होता है। अगर वाकई में योजनाएं बनाकर छोड़ दी जाए तो कोई फायदा नहीं, जनता को कितना फायदा हो रहा है और कितना कारगर साबित हो रहा है, मैडम ये भी देखना होगा। आकर्षित करना इंदिरा, सुनिए, पहले मैं जब बोल रही हूँ तो बीच में मत बोलिएगा। मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, बताना चाहता हूँ आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। आप पहले पूरी बात करने दीजिए मुझे। इंदिरा अम्मा भोजनालय जो है न केवल सस्ता भोजन लोगों को उपलब्ध करा रहा था, परंतु महिला सशक्तिकरण की तरफ एक बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण कदम था और बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही थी। इसके अलावा प्रदेश में सुन लीजिए, सुन लीजिए, बोलने की आवश्यकता है, पलायन पर बोलने की आवश्यकता है। पलायन का मतलब ये नहीं है कि आप पलायन शब्द को डिफाइन करिए। आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगी, याद रखिएगा। बीच में मत बोलिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी इंदिरा अम्मा योजना मैं चल रही है, आपको बोलने नहीं दूंगी, समझ में आया? पहले मुझे मैं यही बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में, एक भी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर इंदिरा अम्मा योजना चल रही हो तो आप उसमें हमें बताएं, हमें जागरूक करने की कृपा करें। आपका अस्तित्व क्या है? आपने क्या किया? आप केवल वहां जाते हैं जहां आपको सत्ता मिल जाए। आज सत्ता लोलुपता से भरे हुए हैं। मैडम, सत्ता में आप रहे हैं, बीजेपी सत्ता में नहीं रहे। तो जी, आप मुझे लगता है बहन को उत्तराखंड के इतिहास के बारे में शायद कम सुनिए, आप जानकारी मुझे है। मत बताइए, आप यहाँ पे बाद में आए होंगे, मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ, इसलिए मुझे मत बताइए। आप केवल सत्ता पाने की लालच में है कि मैं बाद में आया हूँगा उत्तराखंड में। मैडम, कौन कहां से आया, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि प्लान को रोकने को लेकर जब आप सत्ता में थे तो क्या क्या कदम उठाया गया, आपकी जो योजनाएं थी उनका कितना असर हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में, कितने लोगों को फायदा मिला? मैडम, डिबेट करने का, आपको डिबेट करने के रूल्स नहीं पता? आप नहीं, हमें रूल मालूम है। कोई बात नहीं। सुजाता जी, पर हो रही है सुजाता जी, क्षेत्रों में एक इंदिरा अम्मा योजना बता दें कौन से शहर में चल रही है। सुजाता जी, मेरा सवाल आपसे है। सुजाता जी, मेरा सवाल आपसे है। सुजाता जी, मेरा सवाल आपसे, जो आप जब सत्ता में थी, जो आपने जो योजनाओं को लागू किया उसका कितना फायदा हुआ है, कितनी कारगर साबित हुई कि प्लान को रोका गया? क्योंकि प्लान तो लगातार होता रहा है, चाहे वो आपकी सरकार रही हो या फिर बीजेपी की सरकार रही हो। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ और मैं यही बता रही हूँ कि पलायन के जो कारण है हमें उनकी तरफ देखने की जरूरत है। यदि हम लोगों को नौकरियां देते हैं और उसकी शुरुआत, यही तो मैं आपको बता रही थी कि इंदिरा अम्मा भोजनालय केवल बड़े शहरों नैनीताल, देहरादून या उधम सिंह नगर तक सीमित नहीं होने वाले थे, जो हम स्वयं सेवी समूह बना रहे थे। क्योंकि देखिए, अगर महिलाएं सशक्त हो जाएंगी तो परिवार सशक्त हो जाएंगे। पुरुषों को बाहर क्यों जाना पड़ता है? कई बार खेती ठीक से नहीं कर पाते, वहां पे योजनाएं ठीक नहीं होती है, या लगता है कि ये ठीक नहीं होगा तो हम चले जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे समय में, याद रखिए, एक महिला हूं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि अगर किसी भी परिवार में कोई दिक्कत आती है और महिला भी सशक्त होती है तो पुरुष के अंदर भी सहनशीलता होगी और वो भी अपनी जैसे खेती है, आलू की खेती है, उसको ठीक करने की कोशिश करेगा ना। तो महिलाओं को सशक्त करने की अगर किसी ने पहल करी है तो वो कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है मैडम, कांग्रेस की सरकार विषय से बहुत दूर जाना। ठीक है मैडम, ठीक है सुजाता जी, आपको विषय के बारे में कुछ पता ही नहीं। ठीक है सुजाता जी, ठीक है मैडम, ठीक है, दूसरों की बातों को आप बताइए। ठीक है सुजाता जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है मैडम, मैं लौटूंगा आपके पास। विजय सिंह पाल जी, ठीक है सुजाता मैम, मैं लौटूंगा आपके पास। विजय सिंह पाल जी, एक के बाद एक सरकार रही है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की जनता ने, उत्तराखंड के पहाड़ों ने कांग्रेस की भी सरकार को बड़े जो है करीब और बारीकी से देखा और बीजेपी सरकार को भी देखा है।
जी। कौन कौन सी सरकारों ने उत्तराखंड की जनता के लिए और जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनको लेकर बड़े बारीकी से और गहनता से कदम उठाया? मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ मलिक भाई कि निश्चित रूप से चाहे कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में रही है या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टी के नीति निर्धारकों ने उत्तराखंड की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका विश्लेषण ही नहीं, और सबसे ज्यादा धोखा देने का काम किया है उत्तराखंड की जनता ने। मैं ये बताना चाहता हूं कि दोनों सरकारें भ्रष्टाचार का उत्कृष्ट नमूना रही। मैं आज वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें आप मुझे विभाग बता दीजिए, एक सिंगल विभाग बता दीजिए जहां पर भ्रष्टाचार का कैलेंडर न छपा। और यही हाल पिछली कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से तंग आकर के लोगों ने सरकार को बदला। इसका सबसे बड़ा नमूना है कि माननीय हरीश रावत जी ने पूरे उत्तराखंड में शराब बंटवाने का काम किया था, और आपको और आश्चर्य होगा कि उन्होंने शराब की फैक्ट्री जो ब्रांड थे उनको खत्म करके अपना सेल्फ ब्रांड डेवलप किया था। और सेल्फ ब्रांड इसलिए किया था क्योंकि आमदनी का मोटा जरिया है। उनके अपने लोग उस शराब के विकास में, उसके प्रोडक्शन में, उत्पादन में उनके अपने लोग जुटे। लेकिन विजय सिंह पाल जी, सवाल बड़ा अहम यह है कि पहाड़ों का दर्द कौन समझेगा? कब ये प्लान रुकेगा? कब वहां पर रोजगार जो है उसके अवसर बढ़ेंगे? ये बड़ा आज निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी प्लेन में जिसका बहुत अच्छा प्रभाव है, आप देखेंगे इस बार कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा कि जब तक उत्तराखंड की जो जनता है जिन्होंने इस हंडिया को, चाहे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की हंडिया को चूल्हे पर रख करके देख लिया है, 20 साल के बाद निश्चित रूप से उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की जनता चाहती है कि इस समय वो लोग सामने आए जिन लोगों ने सत्ता की इस भ्रष्टाचार की से दूर रहने का काम किया है। और आज मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता इस बात से तंग आकर के उन लोगों को सामने लाएगी जो लोग। ठीक है विजय सिंह पाल जी। मनोज जी, अब आप भी पूरी सक्रियता के साथ उत्तराखंड में नजर आ रहे हैं और आगामी विधानसभा के चुनाव में भी आप उतरेंगे, लेकिन पहाड़ों का दर्द कौन समझेगा? जो प्लान लगातार हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, कैसे वहां पर रोजगार मुहैया कराया जाए, कैसे मूलभूत सुविधाओं को वहां पर पहुंचाया जाए, जो गांव के गांव खाली हो रहे हैं ताकि और गांव खाली ना हो? मनोज जी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा पहाड़ में इतने काम किए जा सकते हैं। मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं देशों के जहां पे सिर्फ पहाड़ है और उन्हें उसके दम पे अपने को एक विकसित श्रेणी में खड़ा किया है। जैसे मैं आपको शुरू किया था, कुटीर उद्योग बहुत अच्छा है, बुरांश उद्योग, हिमालयन साल्ट जिसकी इतनी डिमांड है, पूरे वर्ल्ड की बात करूंगा, जिसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं गया। बेसिकली हुआ क्या है, बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पे बदकिस्मती क्या रही उत्तराखंड की, कोई तीसरा विकल्प कभी खड़ा नहीं हुआ मजबूती से। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने को साबित नहीं किया। अब चूंकि आम आदमी पार्टी आई है और मैं आपको विश्वास ये दिलाता हूँ कि जो दिल्ली में हम लोगों ने काम किया है उस पैटर्न में कुछ और चीजें जोड़ते हुए, देखो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सब चीजें तो बिल्कुल ठीक है, और बाकी चीजों को जोड़ने के लिए जैसे हमारे पास क्या, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना। अगर पहाड़ के आदमी को वहां पे कुछ गाय भैंस का अगर वो दूध निकाल के और वो ट्रांसपोर्टेशन बेहतर बना के इमीडिएट अगर मंडियों में पहुंचाया जाए, मैं नहीं समझता कोई वहां से युवा भागने की। लेकिन मनोज जी, अगर आप दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में सत्ता को पाने की कोशिश कर रहे हैं सर, यह भी आपको हम सबको समझना होगा कि उत्तराखंड और दिल्ली में बहुत फर्क है सर। भौगोलिक दृष्टि से या देखा जाए या फिर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए या फिर बाकी और व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए सर, फिर कैसे तालमेल बैठेगा, कैसे जनता विश्वास करेगी सर आम आदमी पार्टी पर? आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के अगर मैं याद करें 6 साल पहले दिल्ली के अंदर हर फैक्ट्री, हर घर में डीजी और इन्वर्टर हुआ करते थे। आज अगर आप दिल्ली में देखें तो लोगों ने अपने डीजी हटा दिए
ये पहाड़ के मुद्दे से थोड़ा मैं अलग दे रहा हूँ। आप कह रहे कि हम कैसे करेंगे, जो मैं आपको बताऊं, मैंने आमूल चूल परिवर्तन जो दिल्ली की सरकार ने किए, मैं उनकी एक वानगी पर दे रहा हूँ कि आज मतलब वो सारी बिजली खरीद के, दिल्ली में कोई प्लांट नहीं है, वहां पे अगर सस्ती बिजली दे पा रहे हैं ना, तो उनका एक मॉडल है कि वहां पे क्या है कि किसी तरह की सत्ता की लूट खसोट नहीं है। ये पलायन का बड़ा मुद्दा जो रहा है, किसी सरकार ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। बेसिकली अगर मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहूंगा, अगर विश्लेषण किया जाए कि 2 साल सिर्फ नारायण दत्त तिवारी को छोड़ दिया जाए, ठीक है सर, उत्तराखंड के लिए ठीक है मनोज जी, जनता जनार्दन होती है और देखना होगा कि उत्तराखंड की जनता का साथ यहाँ पर किस पार्टी को मिलेगा और किस पार्टी की जो है फिर से सत्ता में वापसी होगी। बड़ा अहम सवाल है। शुक्रिया आप मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड में जो लगातार प्लान होता रहा है, उस प्लान को कैसे रोका जाए, कौन सी सरकार होगी, कौन सी पार्टी होगी जो कि पहाड़ों का दर्द समझेगी, वहां पर सुख सुविधाओं को लेकर कदम उठाया जाएगा, रोजगार मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो है सरकार कदम उठाएं, ताकि पहाड़ों के जो गांव हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से जो लगातार प्लान हो रहा है, उस प्लान को रोका जाए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।